अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने PTI और PDM की वफाकी हुकूमत को कहा था कि आपस में मुज़ाकरात करें और आम इंतखाबात की तारीख़ तय करें। उस वक्त 3 अदवार हुए इन मुज़ाकरात के, और उसके बाद ये मुज़ाकरात अचानक ख़त्म कर दिए गए। उसकी वजूहात उस वक्त सामने ना आ सकें कि ये मुज़ाकरात अचानक क्यों ख़त्म किए गए हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख़ के मामले पर कोई पेश रफ्त ना हो सकी और जो मुज़ाकरात थे वो ख़त्म कर दिए गए। इस हवाले से आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से जो मुज़ाकरात ख़त्म करने के हवाले से जो उस वक्त सारी सूरत हाल थी, आज उससे पर्दा उठाया है। इसकी तफसीलात आपको आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और मुमकिन तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के बाद वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगी, और मेरे ख़्याल में उनका मुस्लिम लीग नून की क़यादत करना ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक डिज़ास्टर से कम नहीं होगा। उसकी क्या वजूहात हैं, वो वजूहात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं। आज अडियाला जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से गुज़श्ता साल जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मामले पर मुज़ाकरात हो रहे थे, 3 अदवार हुए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था कि वफाकी हुकूमत और PTI मिल बैठ कर ये मुज़ाकरात करें। PTI की जानिब से वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली ज़फ़र उस 3 रुकनी कमेटी के मेंबर थे जिसने PDM हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए थे। ये मुज़ाकरात चले, 3 मुख्तलिफ अदवार हुए, और जब आखिरी बैठक हुई तो उसमें ये कहा गया कि जो इंतखाबात की जो तारीख़ में जो फ़र्क आ रहा है वो तकरीबन 40 दिन का है। उस वक्त PDM की जो लोग थे उनका ये कहना था कि अगर 1-2 बैठकें मज़ीद हो जाती तो ये जो फ़र्क था ये कम होकर 20 से 25 दिन के ऊपर आ जाता और फिर उस दौरान कोई हतमी तारीख़ तय कर दी जाती। लेकिन ये मुज़ाकरात अचानक ख़त्म कर दिए गए और फिर इसकी वजूहात भी सामने ना आ सकी कि ये मुज़ाकरात क्यों ख़त्म किए गए और इसकी वजह क्या है। लेकिन अब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से अडियाला जेल में आज जब साइफ़र केस की समाअत थी तो इस मौका पर इमरान ख़ान साहब की जानिब से सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बड़ी अहम बातें की गई। और हम पहले भी इस हवाले से वीडियो कर चुके हैं कि इमरान ख़ान साहब के साथ एक फैक्टर एक्स जो है ना, ये बहुत अहम है। और फैक्टर एक्स हमने मुख्तलिफ मौक़े पर देखा है कि जब भी इमरान ख़ान साहब परेशान हों, मुसीबत में हों, तो अचानक कहीं ना कहीं से उनके लिए एक मदद आती है और इमरान ख़ान साहब के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे PTI की जो इंतखाबी मुहिम है वो अभी भी आज़ादी से उसको इंतखाबी मुहिम शुरू करने की इजाज़त नहीं है PTI को। अभी भी उनके जो उम्मीदवार हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनको जल्द से जुलूस वर्कर कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन अब PTI के रहनुमा और अवाम ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने वर्कर कन्वेंशन और रैलियाँ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में पुलिस एक तमाशाई की सूरत में हमें खड़ी हुई नज़र आती है। लेकिन इमरान ख़ान साहब अचानक उनकी जो बयानात आना शुरू हुए हैं, मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान साहब के हवाले से एक बार फिर एक्स फैक्टर हरकत में आया है। और जब उनकी सियासी जमात मुश्किल में थी, जब उनके उम्मीदवार मुश्किल में थे, तो इमरान ख़ान साहब ने जेल से बैठ कर एक तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। पीर के रोज़ भी, फिर उसके बाद मंगल, बुध, जुमेरात और फिर आज जुम्मा को भी इमरान ख़ान के जो बयानात हैं वो मुसलसल पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बनते रहे। और इसी हवाले से आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है। और उनकी जानिब से एक तो आज उन्होंने खिलाई मखलूक से भी गुफ्तगू की। इमरान ख़ान साहब ने खिलाई मखलूक से मुकालमा किया, उनके वकील मौजूद नहीं थे और इस मौका पर उन्होंने कहा कि अब वो अपने वकीलों की गैर मौजूदगी में चार्ज जो है वो कबूल नहीं करते। और उन्होंने
जो जज थे ख़ुसूसी अदालत की, उनको मुखातिब करते हुए कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये खिलाई मखलूक करवा रही है। फिर उन्होंने वहाँ अदालत के अंदर लगे हुए कैमरे की तरफ देखा, हाथ हिलाया और कहा, कर्नल साहब इमरान बोल रहा हूँ। तो ये आज इमरान खान साहब की जानिब से खिलाई मखलूक से रब्ता किया गया और कहा गया कि अदालत के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है गालबन उसके ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। बहरहाल ये एक लाइटर नोट था। इमरान खान साहब इस तरह के जो बातें हैं, इस तरह के जो चुटकुले आप इसको कह लें, कि एक शख्स जो जेल के अंदर इतनी सख्त कैद में है, गुज़श्ता तकरीबन 6 माह होने को हैं, और उसके बावजूद वो इतने लाइटर मोड में होते हैं। मेरे ख्याल में ये एक इंसान के स्टील के, जिसको कहते हैं ना फौलादी असाब, ये हमें उसकी एक झलक इसमें मिलती है। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए निकला है, बताएं 16 माह तक किन रेलू कट्टों की हुकूमत थी। 16 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मुल्क का सबसे बड़ा मसला बैरूनी खसारा था जो ये छोड़ कर गए थे। बिल्कुल सही बात है। 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त 19 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा मौजूद था, और पीटीआई ना सिर्फ उसको कंट्रोल किया, बरामदात बढ़ाई, और मुख्तलिफ जो उनकी हुकूमत की जानब से पॉलिसियाँ थी, जब उसके समरात आना शुरू हुए तो उनकी हुकूमत गिरा दी गई। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने ग्रोथ रेट 6.7% पर छोड़ा, जो इन्होंने सिफर कर दिया। हमारे दौर में वैसे इन्होंने माइनस में कर दिया था, वो जो सिफर वाली बात थी वो भी दर हकीकत इन्होंने ख़ुद मैनुपलेट करके जो स्टैट्स थी, अदाद शुमार थे, उसमें हेर फेर किया था, और उस हेर फेर की वजह से इन्होंने उसको सिफर से 0.21 शो किया था, हालांकि वो माइनस में थी। बहरहाल मज़ीद इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे दौर में महंगाई 12.4% तक गई, जो ये 38% तक ले गए। वैसे अब 38% भी नहीं है, अब 45%, 45% तक पहुंच चुकी है, और वो भी सरकारी। अगर आप वैसे चेक करें तो शायद वो आपको 70 से 80% तक मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे दौर में दहशतगर्दी नीचे आई। साबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी हुकूमत से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। पीडीएम हुकूमत ने आकर अफ़गानिस्तान से भी ताल्लुकात तबाह कर दिए। इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान तनहा हो गया। इतना कुछ करने के बावजूद इनकी काम पे टांग रही हैं। ये अवाम से डरे हुए हैं। मैं कौम को जानता हूँ, कोई अवाम को शिकस्त नहीं दे सकता। ईरान ने हमला करके गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ईरान का दुश्मन इसराइल कोशिश करेगा कि हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त बैठी हुई है। इन हालात में हमें तनाज़ात में नहीं पड़ना चाहिए। हम सायों को बदल नहीं सकते। हिंदुस्तान से भी हमने दोस्ती की कोशिश की थी। अब ये एक बड़ी अहम ख़बर है इमरान खान साहब ने जो दी है, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि इमरान खान ने भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, और उस ख़राब ताल्लुकात की वजह से, और ख़ास तौर पर जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई, तो उसके बाद से इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम आता था कि उन्होंने अपनी ज़िद की वजह से भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने का जो एक मौका था वो गंवा दिया। लेकिन अब देखें कि जब ये रजीम चेंज हुई तो पता चला कि दर हकीकत भारत की जानब से जब कश्मीर की का खसूसी स्टेटस ख़त्म किया गया था, तो उसके बाद पीटीआई को ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने शाह महमूद कुरैशी को कहा था कि आप मोदी को इनवाइट करें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को रोक दिया और कहा कि ये हमें सियासी तौर पर बहुत नुकसान देगा, और फिर इमरान खान ने मोदी को पाकिस्तान आने की दावत ना दी। और इसी हवाले से इमरान खान साहब ने एक बार अब आज फिर कहा कि हमने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानियों को निकाल कर हमने नफ़रत को बढ़ाया। तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और शफाफ इंतखाबात में। अब बंदूक से मसाइल हल नहीं होते, सियासी हुकूमतें सियासी हल ढूंढती हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने 80,000 लोग शहीद करवाए। हमें लाने से पहले कमज़ोर किया गया ताकि कंट्रोल किया जा सके। रेलू कट्टों की खिचड़ी का मकसद कंट्रोल पार्लियामेंट बनाना था। ये वही बात है कि नून लीग इल्ज़ाम लगाती है कि आरटीएस बिठाया गया। आरटीएस बिठाने का सबसे ज़्यादा नुकसान दर हकीकत पीटीआई को हुआ था। नून लीग को आरटीएस बिठाकर फ़ायदा दिया गया। ख्वाजा आसिफ की इस बात का एतराफ़ मौजूद है कि उन्होंने इलेक्शन वाली रात जनरल बाजवा को फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि वो हारने वाले हैं, और फिर जनरल बाजवा की जानब से कहा गया कि डोंट वरी, और उसके बाद फिर आरटीएस बैठा, और बहुत सारी ऐसी सीटें जो नून लीग कन्फर्म हार रही थी,
जब नतायज आए तो नून लीग वो सीटें जीत गई थी। इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने हुकूमत बनाकर गलती की, मुझे इलेक्शन में जाना चाहिए था, मैं बाजवा की मीठी बातों में आ गया था। इमरान खान साहब, अगर आप वाकई आप सीख चुके हैं माजी की गलतियों से, तो फिर आइंदा ऐसी गलतियों से परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि आपकी इन गलतियों की वजह से इस मुल्क ने काफ़ी ज़्यादा जो उसको नुकसान कहे वो बर्दाश्त किया है। जिस तरीके से आप हुकूमत करना चाहते हैं, आप एक सियासी रहनुमा हैं, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, तो आपका ये हक़ बनता है कि बतौर अवामी नुमाइंदा आप अपने तरीके से हुकूमत करें। और बहुत सारी इसमें हो सकता है मुश्किलात हों, लेकिन अवाम की तवक्कुआत मुंतखब नुमाइंदों के साथ वाबस्ता होती हैं। और जो गलतियां आपने माजी में की हैं, उम्मीद करते हैं कि जब आप दोबारा हुकूमत में आएंगे तो उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आप अपने मुंह से उन गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये भी किसी इंसान का बड़ापन और उसकी हिम्मत और उसके अंदर ये जुर्रत की एक निशानी होती है कि वो अपनी गलतियों का खुलकर एतराफ़ करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल बाजवा को की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना मेरी दूसरी गलती थी। इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा हम अपोजिशन में बैठ जाएँ। गंदे इलेक्शन से मुल्क में मज़ीद अदम इस्तेकाम आएगा। इक़्तिसादी खसारे की कमी और कानून की बालादस्ती के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। आज़म खान के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने सच बोला। आज़म खान को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए 140 दिन पास रखा गया। आज़म खान ने कहा कि साइफ़र को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और कैबिनेट के सामने रखा गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साइफ़र की मजम्मत की। साइफ़र सिर्फ दफ्तर खारजा में मौजूद था, साइफ़र का सिर्फ मफहूम दिया जाता है। ये बिल्कुल 9 अप्रैल की काबीना मीटिंग में साइफ़र को डी क्लासीफाई कर दिया गया था। ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की। यही बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह चुकी है कि साइफ़र एक खुफिया कोडेड दस्तावेज़ होती है। जब उस कोडेड दस्तावेज़ का सादा मतन आ जाता है तो फिर वो साइफ़र नहीं होता। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस इस वक्त हरियाणा जेल में चल रहा है, वो भी दर हकीकत सिर्फ एक तमाशा है, ड्रामा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत से मुतल्लिक जो ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है। और उसके बाद इनका इन इन ये जो साइफ़र केस है इसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। अच्छा, ये तो इमरान खान साहब की बातें हुई। और उन्होंने इसी गुफ्तगू में कहा कि पीडीएम जब हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही थी तो उसमें उन्होंने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का कहा था। 16 सितंबर की रात उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हुए। और उनकी रिटायरमेंट से बहुत पहले मई के महीने से ही मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आने वाले चीफ जस्टिस मुस्लिम लीग नून को इंसाफ देना चाहते हैं। और सितंबर के वस्त में एक तब्दीली होगी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और फिर हमने यही देखा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हुए, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आए, और उसके बाद अदालतों से जिस बरकरफ्तारी से मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिला, नवाज शरीफ साहब के 3 नैब रेफरेंसेस ख़त्म हुए, वो हमारे सामने है। तो इमरान खान साहब ने आज बता दिया कि उस वक्त पीडीएम हुकूमत ने यह मुतालबा रखा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इंतखाबात की तारीख रखी जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको तस्लीम ना किया और इस तरह इंतखाबात जो मुज़ाकरात थे वो डेडलॉक का शिकार हुए और फिर बर वक्त इंतखाबात ना हो सके। इसके अलावा आज जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं उन्होंने एक बार फिर खानेवाल में जलसा किया। और मरियम नवाज़ साहिबा, वैसे तो इमरान खान साहब उनको अपनी 13वीं खिलाड़ी कहते हैं और मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा जिस तरह की गुफ्तगू करती हैं उसके बाद मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को मज़ीद किसी नुकसान की ज़रूरत नहीं है। मरियम नवाज़ साहिबा की जो इंटेलेक्चुअल उनकी कैपेसिटी है वो मेरे ख्याल में तो शायद बहुत लो है और बहुत सारी चीज़ों को वो शायद उस तरह गहराई से समझने से भी कासिर होती हैं जो एक सियासी लीडर की खूबी होनी चाहिए। जब सर्वे होते हैं तो वो 38 जमा 36 जमा 38% को इकट्ठा करके कहती हैं कि ये 110% बनती हैं, और ये इमरान खान साहब से जो उनकी 60% की मकबूलियत है ये उससे बहुत ज़्यादा है। तो मुझे बताएं कि दुनिया में कौन सा ऐसा अक्ल और शऊर रखने वाला शख्स है कि वो एक ख़ानदान के 3 मुख्तलिफ रहनुमाओं की मकबूलियत को इकट्ठा करके कहे कि ये इमरान खान साहब की मकबूलियत से ज़्यादा बनती है। तो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ ये इशू है और मेरी अपनी ये राय है
कि मरीम नवाज़ साहिबा अगर कभी मुस्तकबिल में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी तो मेरे ख्याल में ये इससे बड़ा डिज़ास्टर शायद इस मुल्क और कौम के साथ कोई नहीं होगा। खानेवाल में मरीम नवाज़ साहिबा ने खिताब की और कहा कि खानेवाल के शहरियों ने हमेशा नून लीग का साथ दिया। मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। कहते थे इतनी महंगाई में कोई नून लीग के लिए नहीं निकलेगा। आप अंदाज़ा करें कि मुल्क में महंगाई, और ये उसका भी क्रेडिट ले रही हैं और कह रही हैं कि इतनी महंगाई के बावजूद लोग निकल रहे हैं और वो हमारे साथ हैं। आप जिस तरीके से लोगों को बहला फुसला कर उनकी गुर्बत का, उनकी मुफलिसी का, उनकी तंगदस्ती का, उनके कमज़ोर मुआशी हालात का फ़ायदा उठाते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 5000 रुपये फ़ी ख़ानदान देकर लोगों को लाया जाता है ताकि जलसे जुलूस किए जा सके। तो और साथ फिर उनका ये तमस्खर भी उड़ाया जाता है, उन पर तंज भी किया जाता है कि कहते थे कि इतनी महंगाई में कोई नून लीग के लिए नहीं निकलेगा। कहती तो आप थी कि इमरान खान साहब की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, ये अवाम में निकल नहीं सकेंगे, लेकिन आज उनकी हर सीट पर 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं, वो अवाम में मकबूल हैं, अवाम उनके साथ है, उनको आंखों पर बिठा रही है और आपके जलसे खाली जा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा मजीद कहती हैं कि 2013 में नून लीग अल्लाह के फजल से जीती, मुस्लिम लीग नून मैदान छोड़कर नहीं भागी। तो फिर लंदन कौन भागा था? मरीम नवाज़ साहबा। मतलब कि मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मरीम नवाज़ साहबा अपने वालिद नवाज़ शरीफ साहब पर भी तंज करना भूलती नहीं है और अपने वालिद को भी तंज और तनकीद का निशाना बनाती हैं। भाई आपके वालिद साहब 2019 में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ साहब से इजाज़त लेकर बैरून मुल्क रवाना हुए थे और 4 साल तक वो लंदन में रहे, और जब तक यहाँ से दोबारा उनको वापस आने की इजाज़त नहीं दी गई, उनकी ज़रूरत नहीं हो सकी कि वो पाकिस्तान आते। आगे कहती है कि 2018 में आरटीएस बिठाकर नवाज़ शरीफ को हराया गया। अगर आरटीएस बिठाने वाली बात दुरुस्त थी तो आज तक मुस्लिम लीग नून ने किसी अदालती फोरम पर, किसी ट्रिब्यूनल पर, किसी इलेक्शन कमीशन के कहीं भी किसी भी जगह पर कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दी? क्यों इस बात की छानबीन कराने की कोशिश नहीं की कि 2018 में आरटीएस क्यों बिठाया गया और उसका मुस्लिम लीग नून को कितना नुकसान हुआ? क्योंकि आरटीएस बिठाकर सिर्फ पीटीआई का नुकसान किया गया, पीटीआई की सादा अक्सरियत छीनी गई। उन्होंने मज़ीद कहा मैदान में निकलो और हमारा मुकाबला करो। मतलब अजीब एक तरह की नफ्सियात है कि आपने एक सियासी जमात का सांस लेना महाल किया हुआ है और आप उनके ऊपर ये तंज कर रही हैं कि मैदान में निकलो और हमारा मुकाबला करो। पहले आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इमरान खान को जेली भूडे मुकदमात में फंसा कर जेल में डाला गया और अब आप जलसों जुलूसों में कहती हैं। जब तक बल्ले का निशान रहा आपकी सियासी जमात में इतनी जुर्रत नहीं हो सकी कि वो इंतखाबी मुहिम चला सके। बल्ला छीना गया तो उसके बाद आपने अपने जलसे जुलूस करने शुरू किए। ये तो आपकी जुर्रत है, आपकी सियासी जमात की ये हिम्मत है कि वो एक इंतखाबी निशान से डरी सहमी बैठी थी। मज़ीद कहती हैं कि जलसों में झूठे सैफर लहराते थे। क्या नवाज़ शरीफ ने तुम्हें कहा था? नवाज़ शरीफ ने कभी झूठा सैफर लहराया? वो 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहा। भाई आपको अगर उस वक्त इस तरह की तौहीन आमेज़ धमकियाँ मिलती थीं और आप उनको बर्दाश्त कर जाते थे, घूंट पी जाते थे, तो इमरान खान साहब को एक धमकी मिली, वो डट गया, उसने झुकने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि ये मेरे मुल्क में मदाखलत है। तो फिर ये तो आपकी और उसकी जो कायदाना सलाहियतें हैं, जो शख्सियत है, जो एक सियासी कद काठ है, ये तो उसमें फ़र्क को वाज़े करता है कि आप कहती थी कि इस तरह के साइफ़र तो आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नून लीग को भी इस तरह की धमकियाँ मिलती रहती थी, लेकिन नून लीग बर्दाश्त कर जाती थी, ब्लैकमेल होती थी और अमेरिका के सामने आंख उठा के बोलने से डरती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने ये सब किया, वो अपने मुल्क और अपनी कौम की इज़्ज़त, गैरत और हमीयत के लिए डट गया। और देखें कि इमरान खान साहब अपने इसी मौक़िफ़ की वजह से आज पूरी कौम के लाडले बने हुए हैं। अच्छा जी, आगे कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों आओ मैदान में। मतलब अजीब, क्या इसको बंदा इसके ऊपर क्या कहे कि एक सियासी जमात को कागजात नामजदगी जमा कराने, वसूल करने, फिर उनको उनकी स्क्रूटनी, ये सारे मराहल में उनके कागजात नामजदगी तक छीने गए। कारकुनों को उठाया गया, रहनुमाओं को उठाया गया, उम्मीदवारों को उठाया गया, तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को उठाया गया। जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं। आज भी आप जलसे जुलूस कर रही हैं, पीटीआई को आज भी पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। अजीब अजीब नफ्सियात है, मुझे समझ नहीं आती कि मरीम साहिबा को कौन ये तकारीर लिख के देता है। उन्होंने कहा हमने रियासत पर कभी हमला नहीं किया। तो फिर ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किसने किया था? किसने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को
सुप्रीम कोर्ट पर अपने दहशतगर्दों के ज़रिए धावा बोला था और उस वक्त चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को भागकर अपनी जान बचाना पड़ी थी। मेरे ख्याल में वो मुस्लिम लीग नून ही थी, लेकिन शायद ये भी वो क्या कहते हैं कि याददाश्त का था, शायद इनका थोड़ा मसला है। और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की अवामी ताकत को देखते हुए शेर का निशान वापस लिया गया। शेर का निशान वापस नहीं लिया गया था, बल्कि ये कहा गया था कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के रहनुमा नहीं है, क्योंकि वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत बददियानत करार देते हुए उनको नहल किया गया था, और वो सेनेट इंतखाबात थे, वो आम इंतखाबात नहीं थे। तो ये इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मरीम साहिबा की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो शायद बहुत लो है, उनका आईक्यू बहुत लो है, वो चीज़ों को समझने परखने की उनमें वो सलाहियत नहीं है। दूसरी जानब हमें इवन के बिलावल भी मरीम नवाज़ साहिबा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मिचोर अब हमें नज़र आता है, क्योंकि गुज़श्ता 8-10 साल से बिलावल की बड़ी बेहतरीन पॉलिटिकल स्कूलिंग हो रही है, और उसकी तकरीरों से ही हमें जो है वो उसकी जो सियासी तौर पर बालिग होने की हमें झलक मिलती है। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।